नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में। इंडियन जियोग्राफी को हम एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने अब तक की क्लास में देखा भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान हमने पिछली क्लास में पूरा कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं पश्चिमी महान मरुस्थल, इंडियन ग्रेट डेजर्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। भारतीय महान मरुस्थल के बारे में, थार मरुस्थल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, कैसा भौगोलिक स्वरूप है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साथ। भारत भूगोल और भारत भूगोल के इस सेशन में हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। भारत का भौगोलिक वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को पढ़ लिया था, उत्तरी भारत का विशाल मैदान हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय महान मरुस्थल के बारे में। भारतीय महान मरुस्थल के बारे में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हम इसे कह सकते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पाया कहाँ पे जाता है? देखो, यदि विश्व में हम बात करें कि विश्व में मरुस्थल पाए कहाँ पे जाते हैं, तो कोई भी महाद्वीप हो उसके पश्चिमी किनारे पर मरुस्थल पाए जाते हैं। कोई भी महाद्वीप हो उसके पश्चिमी किनारे पर मरुस्थल पाए जाते हैं, और मरुस्थल के बनने में ठंडी समुद्री जल धाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब बात करें कि इस मरुस्थल का निर्माण कहाँ पे हुआ, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो देखो ये जो मरुस्थल है दो देशों में पाया जाता है। कौन कौन से देशों में? तो एक तो भारत में पाया जाता है और दूसरा पाकिस्तान में पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। दो देशों में पाया जाता है। भारत में इसे कहते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। और पाकिस्तान में इसे कहते हैं चेलिस्तान। चेलिस्तान। चेलिस्तान या चोलिस्तान इसे पाकिस्तान में कहते हैं। और भारत में किस नाम से जानते हैं? थार मरुस्थल के बारे में थार डेजर्ट के नाम से इसे जानते हैं। अब बात करते हैं भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत में 4 राज्यों में पाया जाता है। 4 कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। यहाँ पे इसकी क्या है? लोकेशन है। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। लगभग 80% यहाँ पे पाया जाता है। 80% थार का मरुस्थल है वो लोकेटेड कहाँ पे है? तो राजस्थान में लोकेटेड है। उसके बाद गुजरात में भी है, पंजाब और हरियाणा में भी इसका कुछ विस्तार देखा जाता है। तो ये हमने बात की थार मरुस्थल का लोकेशन कहाँ पे है, भारत में है और पाकिस्तान में है। भारत के अंदर बात करें तो कहाँ पे है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। भारत में थार मरुस्थल कहते हैं और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चेलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलिस्तान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अब बात करें कि ये थार मरुस्थल है, जो भाग किसका है? विश्व के सापेक्ष देखें किसका भाग है, भौगोलिक स्वरूप के आधार पर देखेंगे किसका विस्तार है, इसके निर्माण के आधार पर किसका ये अवशेष है, कहाँ से बना, कैसे बना, वो सारी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने बात की इसके लोकेशन की है कि थार का मरुस्थल पाया कहाँ पे जाता है, इसका नाम थार का मरुस्थल कहाँ है और कहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि ये किसका भाग है, किसका हिस्सा है। यदि हम इसका भाग देखें, ये किसका भाग है, तो विश्व के सापेक्ष।
विश्व के सापेक्ष यदि हम इसको देखें, ये किसका भाग है? तो किसका भाग होगा? ये भाग है ग्रेट पोली आर्कटिक का। ग्रेट पोली आर्कटिक का ये हिस्सा है। थार का मरुस्थल विश्व के सापेक्ष ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। अब बात करें कि ग्रेट पोली आर्कटिक में कौन कौन है, तो अब देखो, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में जो मरुस्थल स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सहारा मरुस्थल को के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अरब मरुस्थल की। अरब मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है, अरब कंट्रीज में, अरब की खाड़ी के पास हम देखते हैं अरब मरुस्थल। फिर बात करते हैं एक और जिसका नाम थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, ये जो ग्रेट पोली आर्कटिक है, इन तीन मरुस्थलों के निर्मित के इन तीन मरुस्थलों का जो सम्मिलित रूप है, संयुक्त रूप क्या कहलाता है? ग्रेट पोली आर्कटिक कहलाता है। आप इसे कुछ विश्व के मैप में ऐसे देखोगे, जैसे ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हमारा एशिया महाद्वीप प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा ये क्या है? एशिया महाद्वीप है। इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है, इधर इंडोनेशिया और जावा द्वीप आ जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी द्वीप आ जाएगा, न्यूजीलैंड देश इधर आ जाएगा। इस तरफ हमारा यहाँ पे यूरोप प्रारंभ हो जाता है और इधर यूराल पर्वत के बाद हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार से हम विश्व में एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीपों के देखेंगे। अब बात करते हैं कि विश्व में ग्रेट पोली आर्कटिक कहाँ पे स्थित है, वो देखो। अफ्रीका महाद्वीप में इस तरफ है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये हमारा अरब प्रायद्वीप है और अरब कंट्रीज में यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, अरब डेजर्ट, अरब मरुस्थल यहाँ पे स्थित है। फिर हमारा ये भारत और पाकिस्तान का ये हिस्सा, जहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। और इन तीनों का ये जो सम्मिलित रूप है, जो क्या कहलाता है? ग्रेट पोली आर्कटिक कहलाता है। ग्रेट पोली आर्कटिक कहलाता है इन तीनों का ये सम्मिलित रूप। तो आप समझ गए होंगे ग्रेट पोली आर्कटिक क्या है। और थार का मरुस्थल इसी ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। तीन मरुस्थलों के बनने के ये कौन सा बनता है? ग्रेट पोली आर्कटिक बनता है, जिसमें सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल और थार मरुस्थल तीनों सम्मिलित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार मरुस्थल किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा होगा? ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। अब यदि बात करें कि थार मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ, तो उसके बारे में चर्चा में अपने आगे देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है। तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इसका निर्माण। तो इसके निर्माण को लेकर के जो घटनाएं हैं वो हम बात करते हैं, किस प्रकार से हुआ निर्माण। हमने बात की थी एक वक्त, एक थोड़ा कुछ दिन पहले हमने एक बात की थी प्लिस्टोसिन काल की। प्लिस्टोसिन काल की क्या बात थी उसके अंदर? हमने बात की थी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ हमने वो समझा था। कैसे समझा था? कि हमने देखा इस प्रकार से, जब ये पर्वतों का जैसे उत्थान होता है, तो यहाँ पे पहले क्या था? इस प्रकार से जो पृथ्वी है, और पृथ्वी में सबसे पहले ये जो महाद्वीप आज हम देखते हैं वो कहाँ पे थे? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, इस तरफ थे, और एक गोले के आकार में थे, गेंद के समान थे। किस प्रकार थे? इसका नाम क्या दिया था? तो इसका नाम दिया था पेंजिया। दिया किसने था? तो वेगनर महोदय ने दिया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में दिया था। इस भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया। ये जो स्थलीय भाग है इसको क्या नाम दिया? पेंजिया। और इधर ये जो जलीय भाग है,
ये जो जलीय भाग है इसका क्या नाम दिया था? तो पैंथालासा नाम दिया, पैंथालासा नाम दिया। अब क्या हुआ, ये जो पेंजिया है और इसके अंदर जो प्लेटें हैं उनमें अपसारी गति हुई। अपसारी गति हुई तो क्या हुआ, ये जो पेंजिया दो भागों में टूट गया। पेंजिया कितने भागों में टूटा? दो भागों में टूट गया। इसका एक भाग उत्तर की तरफ और एक भाग दक्षिण की तरफ अलग अलग हो गए। जो बीच में जो स्पेस बच गया था वहां पे भर गया जल, इस समुद्र का जल भर गया और यहाँ पे क्या बन गया? समुद्री क्षेत्र बन गया, एक सागर बन गया। और इस सागर को क्या नाम दे दिया गया? तेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? तेथिस सागर नाम दिया गया। अब देखो बात क्या हुई, इसके बाद यदि जो तेथिस सागर के उत्तर में था उसका नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड इसका नाम दिया। और जो दक्षिण में था उसको नाम दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड नाम दिया। दिया किसने था? अल्फ्रेड महोदय ने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब क्या हुआ, ये जो पेंजिया भी बाद में दो भागों में टूटा और ये जो उत्तर पश्चिम का जो भाग बच गया इसका नाम दे दिया गया लोरेंसिया। तो ये तो बात थी महाद्वीपीय विस्थापन की। अब इसमें जो ये तेथिस सागर है, कुछ समय बाद क्या हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में वापस अभिसारी गति हुई, दोनों आपस में टकराने लगे। अब पहले क्या हुआ होगा, देखो कभी यहाँ पे जब ये सागर था और इसके पास ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इसके ऊपर कभी बारिश हुई होगी और बारिश से जो जल था, बारिश का जो पानी था वो इस सागर की तरफ आया होगा। सागर की तरफ जब आया तो अपने साथ में मिट्टी लेकर के आया, और साथ लेकर के आया, गाद लेकर के आया। वो सभी इस तेथिस महासागर में जमा होते गए और धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि इसके अंदर ये जो जल था ये यहाँ से गायब हो गया और बच क्या गया, यहाँ पे गाद और अवसाद बच गया। अब उसके बाद जैसे ही अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के अंदर अभी सारी गतियां हुई, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो ये जो बीच का जो गाद का जो भाग था वो साद था, ये ऊपर उठ गया। क्योंकि जब हम किसी चीज को दबाएंगे तो बीच वाला भाग ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो क्या होगा, यहाँ से किसी पर्वत का निर्माण हो गया। क्या किसका निर्माण हुआ? पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे देखो इस प्रकार था यहाँ पे ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड बचा बीच में क्या? तेथिस महासागर, इसके अंदर अवसाद जमा हो गए। क्या जमा हो गए? अवसाद नदियों के द्वारा। अब जैसे ही ये पास पास आएंगे ये यहाँ से क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया। पर्वत कौन सा बना जी? अरावली पर्वत बना। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन बन गया? अरावली बन गया। इसीलिए तो कहते हैं ना, अरावली किसका भाग है? तेथिस सागर का भाग। हमने पहले भी बातें की थी इसके बारे में। अब देखो बातें आगे क्या चलती है। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ जो समुद्री भाग था, जैसे ये इस प्रकार ऊपर उठा है तो ये जो जल था इस यहाँ पे पास मैदानी भागों में फैला। फिर जैसे जैसे ये पहाड़ ऊपर की तरफ चला तो ये भाग भी ऊपर उठने लगे पास वाले। और जल की नियति होती है वो हमेशा ढलान वाली जगहों में चलता है। अब यहाँ से ये जल क्या हुआ, पीछे हटने लगा और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? मैदानों का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? मैदान का। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होने लगी, क्योंकि वर्षा राजस्थान में चलती कहाँ पे? अब देखो थोड़ा सा, ये तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा आगे राजस्थान के मैप पे चलते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये हमारा क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान में ये जो अरावली पर्वत कुछ इस प्रकार से बना। अब भारत के अंदर जो मानसून आता है दो दिशाओं से आता है। देखो आता तो कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दो दिशाओं से आता है। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है और एक अरब सागर की तरफ। अरब सागर वाला जो मानसून है वो इस अरावली के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पे कोई अवरोध नहीं मिलता। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कभी बारिश नहीं होती। ये तो आगे चल गया, बारिश नहीं हुई, दोबारा और क्या कहानी हुई। अब जब ये बंगाल की खाड़ी वाला जब ये मानसून आएगा तो ये क्या करेगा, इस अरावली से टकरा करके राजस्थान के पूर्वी भागों में क्या करेगा? वर्षा करेगा। अब क्या बच गया? ये जो पश्चिमी भाग था वापस क्या रह गया? शुष्क रह गया। यहाँ पे दशाएं कैसी बनने लगी? शुष्क दशाएं बनने लगी। कैसी दशाएं बनी? शुष्क दशाएं बनी। अब क्या होगा? शुष्क दशाएं बनेगी। और दूसरा हमने देखा
ये हमारी क्या थी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के बाद यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री पर कौन सी है, मकर रेखा। अब ये जो राजस्थान है इसके ऊपर है 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान का विस्तार प्रारंभ होता है, और 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का विस्तार है। उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। और राजस्थान का ये जो भाग आता कहाँ पे है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण भी यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ का भाग कैसा रह जाता है, शुष्क रह जाता है। और शुष्क रहने से क्या होगा, फिर बातें और क्या बढ़िया, शुष्क रह गया। दूसरा, यहाँ से जल पीछे हट गया, अब यहाँ पे जल नहीं है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्योंकि वायुमंडल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे दशाएं शुष्क रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ की जो वाष्पीकरण बढ़ेगी, वाष्पीकरण बढ़ने से यहाँ का जल बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। यहाँ की बची खुची नमी भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। बारिश यहाँ पे कभी हुई नहीं, बारिश यहाँ पे कभी हुई नहीं, तो उसकी वजह से ये दशाएं शुष्क हो गई। और यहाँ की जो मृदा थी उसके कण ढीले हो गए, तो उसके वजह से ये क्या हो गई, एक मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हो गया। यहाँ की जो दशाएं कैसी बन गई, मरुस्थलीय दशाएं बन गई। इसीलिए कहते हैं ये क्या बन गया, एक मरुस्थल बन गया। और इसी प्रकार से मरुस्थलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। भारत के अंदर इस थार मरुस्थल का निर्माण भी कुछ इसी तरह से हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं थार मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ किससे था, तेथिस सागर से हुआ। किससे हुआ, तेथिस सागर से हुआ कि नहीं हुआ, तेथिस सागर का अवसाद था, उसी से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। चलो अब इसको बातों को लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे इसका क्या प्रमाण है कि ये इसी से निर्मित हुआ। तो देखो, राजस्थान का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। कुछ ऐसे निम्न स्थल रह गए जहाँ पर अभी भी पानी बचा हुआ है, और वो पानी कैसा है, खारा है। उसके अंदर किसकी मात्रा है, नमक की, और समुद्री जल के अंदर ही नमक पाया जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें हैं, वो ये प्रमाण देती है कि कभी यहाँ पे क्या था, तेथिस सागर था, एक महासागर यहाँ पे लहराता था। तो ये बातें भी प्रमाण देती हैं। उसके बाद में कौन और प्रमाण देता है, तो राजस्थान में यहाँ पे गांव है कुलधरा। कौन सा गांव, कुलधरा गांव, जहां से व्हेल मछली के प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो व्हेल मछली तो रेत में तो गोता लगाती नहीं होगी, कभी यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो महासागर था, उस महासागर से में कोई एक व्हेल मछली तैरती होगी, और जो यहाँ पे कभी जिसका जीवांश बच गया, तो यहाँ पे किसके अवशेष मिले हैं, तो व्हेल मछली के भी अवशेष मिले। राजस्थान का गांव कौन सा, कुलधरा गांव, जैसलमेर जिले में पड़ता है। तो यहाँ से किसके अवशेष मिले हमें, तेथिस सागर के अवशेष मिले, कि तेथिस सागर यहाँ पे कभी महासागर था, जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार कौन सा था, तेथिस महासागर था। तो इसी तेथिस महासागर से निर्माण हुआ थार के मरुस्थल का। तो बातें समझ में आ गई होंगी, इन सभी को लिख लेते हैं। तो देखो निर्माण के बारे में, निर्माण हुआ कब था, प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में हुआ। किससे था, तो तेथिस सागर से, तेथिस सागर से, तेथिस सागर से निर्माण हुआ किसका, थार मरुस्थल का। बात करें प्रमाण की, कि तेथिस सागर से ही हुआ, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण ये है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें यहाँ के धरातल या भूगर्भ में खारे पानी की अवस्थिति या उपस्थिति। फिर बात करें कुलधरा कुलधरा गांव कहाँ है, जैसलमेर में, से व्हेल मछली के
अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये सारे यहाँ के प्रमाण देते हैं कि थार मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ, तैतीस सागर से हुआ है। आ गई होगी बात समझ में, आपने लिख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब बातें करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में कि यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बात, ये मरुस्थलीय भाग है। कैसा भाग है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, दशाएं मरुस्थलीय है, लेकिन कैसा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल है। अब बात करते हैं यहाँ की विशेषता। ये जो थार का मरुस्थल है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला भी मरुस्थल है। तो लिख लेते हैं, यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता एवं जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। मरुस्थल है। यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है विश्व के अन्य मरुस्थलों के अपेक्षा। वहां के तुलना में हम देखें तो थार मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा निवास करते हैं। तो ये बातें हमने देखी। इसके बाद हमने बातें की कितने राज्य भारत के कौन से राज्यों में स्थित है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। तो ये तो यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं इसकी और क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, तो ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे हवाओं की गतियां तेज होती हैं, इसलिए यह ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन का भंडार। कैसे भंडार है? क्योंकि यहाँ पे पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा संयंत्रों की सर्वाधिक संभावनाएं है। सर्वाधिक संभावनाएं, यहाँ से पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा के संयंत्र लगा करके विद्युत का निर्माण किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है और भी किए जाने की यहाँ पे क्या है, संभावनाएं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का ये क्या है, भंडार है। ये भी इसकी क्या है, खास विशेषताएं है। तो ये भी आप लिख लो। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम के भी भंडार पाए गए हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते। तो ये यहाँ की क्या है, कुछ खास विशेषताएं हैं, इसके लिए ये थार का मरुस्थल विश्व में प्रसिद्ध है, पर्यटन को भी आकर्षित करता है। राजस्थान का जैसलमेर जिला, जहाँ पे एक स्थान है सम, वहां पर हर वर्ष फरवरी के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है और वहां पर बहुत सारे जो फॉरेन पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, वो आते हैं और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। पर्यटन उद्योग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फला फूला है। तो ये आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ की कुछ और विशेषताएं। और विशेषताओं में देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे सैंड डून पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सैंड डून या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूपों के लिए भी
प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। बालू का स्तूप होते हैं रेत के बड़े बड़े टीले, रेत के बड़े टीले जिन्हें क्या बोला जाता है, बालू का स्तूप बोला जाता है, या जिन्हें हम कह सकते हैं सैंड डून। तो ये सैंड डून के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख बालू का स्तूप देखो किस प्रकार के, तो बरखान बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, नेवछा बालू का स्तूप, नेवछा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, बरखान बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य तारा बालू का स्तूप, नेवछा बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। अन्य विशेषताओं में हम देखेंगे यहाँ की जो वनस्पति है उसके बारे में, यह आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ की जो वनस्पति किस प्रकार की, वनस्पति, यहाँ की जो वनस्पति है किस प्रकार की है, तो यहाँ की वनस्पति है मरुद्भिद प्रकार की, मरुद्भिद प्रकार की, जिन्हें हम कह सकते हैं जीरोफाइट, जीरोफाइट प्रकार की यहाँ की क्या है, वनस्पति है, जिसके अंदर हम देखेंगे बबुल, खेजड़ी, बबुल, खेजड़ी, इस प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो वृक्ष पाए जाते हैं, बेर और कंटीली झाड़ियां, और कंटीली झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ की वनस्पति कैसी है, मरुद्भिद वनस्पति है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ झीलें पाई जाती हैं, जिसमें जैसे पलाया झील और खड़ीन झीलें, पलाया या खड़ीन, पलाया या खड़ीन झीलें, ये कुछ खारे पानी की अस्थायी झीलें हैं। कैसी झीलें हैं, अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें हैं, जो कैसे वर्षा के वक्त ये बन जाती है, जैसे दो बालू का स्तूपों के मध्य ये झीलें बन जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पलाया या खड़ीन झीलें बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और भी खारे पानी की बहुत सारी झीलें पाई जाती है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पाई जाने वाली, पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिनसे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम क्या है, सांबर झील। तो नोट लगा के लिखना, सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 10% नमक उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो देखो राजस्थान के अंदर पाई जाती है कौन सी झील, सांबर झील, राजस्थान के जयपुर जिले में। कौन से जिले में है, जयपुर जिले में सांबर झील है, जहां से भारत के कुल नमक उत्पादन का 10% नमक उत्पादित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस थार मरुस्थल की विशेषता कितनी खास है। तो आज हमने देखा कुछ थार मरुस्थल के बारे में। थार का मरुस्थल 4 राज्यों में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। 2 देशों में है, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में चेलिस्तान या चोलिस्तान कहते हैं, भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की कि ये किसका भाग है, तो विश्व के सापेक्ष यदि हम देखेंगे तो ग्रेट पोली आर्कटिक का भाग है। यदि हम बात करें निर्माण इसका कहाँ से हुआ, तो तैतीस सागर से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आज हमने बात की भारतीय महान मरुस्थल के बारे में। इसके बारे में इतनी सी डिटेल थी जो हमने बात कर ली। यदि इसके बारे में जो
डिटेल से जो चर्चा हमने राजस्थान के भूगोल के वाले सेशन में की है वहां पे इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे भारत के द्वीपीय प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।